नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए अभी हम जो अध्ययन सामग्री है वो यूट्यूब के जरिए और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उन तक पहुंचाएंगे। तो ये बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए पहला वीडियो होगा और सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की। प्रथम वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल और भक्तिकाल को समाहित किया गया है। उनके पाठ्यक्रम में जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य है और प्राचीन और मध्यकालीन काव्य में जो कवि समाहित है वो सारे के सारे कवि आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा, काल विभाजन और उसके बाद में आदिकाल और भक्तिकाल की परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ, उनकी सामान्य विशेषताएं क्या है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर हम मोटे तौर पे देखें, संवत में हम बात करें तो 1050 से लेकर के 1375 तक का जो काल है, जो समयावधि है, उसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं और 1375 से लेकर के 1700 तक का जो काल है उसे हम भक्तिकाल के नाम से जानते हैं। तो बीए प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो सीमा है वो 1050 से लेकर के संवत 1700 तक का जो हिंदी साहित्य का इतिहास रहा उसी इतिहास को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास को। इलियट का एक कथन है कि केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता वरन वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल और भक्तिकाल के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि साहित्य है क्या। तो साहित्य यानी हम सामान्य सी बात करें, साहित्य यानी सहित, अर्थात सभी के हित का भाव। लेकिन सभी के हित के भाव के साथ साथ जो सहित है उसमें दो चीज़ें और भी समाहित होती हैं कि सहित के साथ साथ अभिव्यक्ति में सौंदर्य होना चाहिए, उसमें कलात्मकता होनी चाहिए और उसमें रमणीयता होनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है और जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आता चलता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो साहित्य का इतिहास में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है और जैसे ही जनता की चित्तवृत्ति में बदलाव आता है साहित्य के स्वरूप में भी बदलाव आ जाता है। और यही कारण है कि हम हिंदी साहित्य के समग्र इतिहास को हम 4 कालों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले आदिकाल आ गया, फिर भक्तिकाल आ गया, फिर रीतिकाल आ गया और रीतिकाल के बाद आधुनिक काल आ गया। और आधुनिक काल में तो फिर कविता का अलग तरीके से इतिहास चलता है कि भारतेंदु काल हो गया, द्विवेदी काल हो गया, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, दीर्घ कविता, नवगीत, बहुत सारे आंदोलन है। तो इसका सीधा सीधा कारण है कि ये बदलाव जो आधुनिक काल में बहुत तेजी से आ रहे हैं तो उसका सामान्य सा अर्थ अगर हम रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा से देखें तो जनता की जो चित्तवृत्ति है उस चित्तवृत्ति में जो बदलाव है उस बदलाव की जो रफ्तार है वो रफ्तार बढ़ गई है। अर्थात जनता की चित्तवृत्ति में जितनी शीघ्रता से बदलाव हो रहा है साहित्य के स्वरूप में भी उतना ही जल्दी बदलाव हो रहा है। इसके अलावा भी साहित्य और समाज या साहित्य और व्यक्ति के संदर्भ में बहुत सारी बातें कही जाती है। कुछ परिभाषाएं इस तरीके से है कि संसार को समझना दर्शन का काम है,
उसे बदलना राजनीति का और उसकी पुनर्रचना का दायित्व साहित्य पर है। तो संसार को समझने के लिए हमें दर्शन शास्त्र की जरूरत होती है, उसे बदलने के लिए राजनीति की जरूरत होती है, और यदि उसकी पुनर्रचना करनी है, संसार की पुनर्रचना करनी है, तो वो दायित्व किसका है? साहित्य है। तो इसीलिए साहित्य का समाज में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। इसी क्रम में यदि हम देखें कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास परंपरा में न्यायोचित दिखा सकना। और इसीलिए हम प्राचीन काल में देखते हैं कि छोटी छोटी परिभाषाएं मिलती थी। साहित्य समाज का दर्पण है। इसका सामान्य से अर्थ ये हुआ कि समाज का जो प्रतिरूप है वो हमें कहाँ दिखाई देता है? साहित्य में दिखाई देता है। किसी काल विशेष की हमें रीति को, उसकी संस्कृति को, उसकी प्रथाओं को या लोगों की चित्तवृत्तियों को यदि हमें जांचना है, परखना है, तो इतिहास तो हमें मोटी मोटी जानकारी देगा, तिथिवार जानकारी देगा, लेकिन जनता की चित्तवृत्ति की जानकारी कौन देगा? हमें उस काल विशेष का साहित्य देगा कि किसी काल विशेष में लोगों की मनस्थिति क्या रही थी, उनका रहन सहन क्या था, उनकी प्रथाएं क्या थी, उनकी रीति रिवाज क्या थे, वो किस संस्कृति को वहन करते थे। ये चीज हमें कौन दिखाता है? साहित्य। और इसीलिए हम और आगे बढ़ के कहें कि साहित्य समाज का दर्पण और दीपक दोनों है। दर्पण का काम जहाँ समस्याओं का उजागर करना है, वहीं दीपक का काम मार्गदर्शक का कार्य है। और इसीलिए साहित्य समाज का प्रतिबिंब भी है कि समाज में जो कुछ भी घटित होता है, साहित्य उसी का चित्रण करता है। और आगे बढ़े तो हम कह सकते हैं कि साहित्य समाज का मंथन है। यह व्यक्ति की आंखों में अंगुली डालकर उसे समाज का सच दिखलाता है। और इसीलिए अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, जहाँ साहित्य में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो इलियट के कथन को फिर से दोहराना होगा कि केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वरन वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। आज बहुत सारी नई जानकारियां हमारे सामने आ गई हैं, और उसी परिप्रेक्ष्य में हम आदिकाल का मूल्यांकन भी करते हैं, हम भक्ति काल का मूल्यांकन भी करते हैं। तो आदिकाल के संदर्भ में हम खूब सारी बात करेंगे। भक्ति काल को फिर आगे दो धाराओं में बांट दिया गया है। सबसे पहले निर्गुण और सगुण। और निर्गुण से तात्पर्य गुणहीन नहीं है। निर्गुण का अर्थ है गुणहीन नहीं, वरन गुणातीत, अर्थात जिस ईश्वर में गुणों का वैविध्य और विविधता इतनी अधिक हो कि उसे किसी निश्चित गुणों से परिभाषित या लक्षित नहीं किया जा सके, उसे निर्गुण ब्रह्म हम कहते हैं। और निर्गुण के समानांतर फिर सगुण भी आएगा। निर्गुण में फिर दो धाराएं हो जाएगी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, जिसे हम सामान्य से संत काव्य और सूफी काव्य के नाम से जानते हैं। और फिर सगुण में भी राम भक्ति काव्य धारा आ जाएगी और कृष्ण भक्ति काव्य धारा आ जाएगी। उन पर हम इन व्याख्यानों में विस्तार से बात करने वाले हैं। कुछ समय हमें हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, और इतिहास से पहले भी हमें क्या करना है कि जो परंपरा है, सबसे पहले इतिहास किसने लिखा, तो हमें ध्यान में होना चाहिए कि गारसद तारसी ने सबसे इस इस्तवार द लाल लिटरेचर एंदुइये हिंदुस्तानी के नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले भी ध्रुवदास की भक्त नामावली, सुदन की कवि नामावली, तुलसी की कविमाला, बाबा बेनी माधव दास की गोसाई चरित्र, गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, नाभादास की भक्तमाल और कालिदास त्रिवेदी की कालिदास हजारा, ये सारे के सारे कोई इतिहास ग्रंथ नहीं है। क्योंकि इतिहास के लिए जिस निरंतरता, पूर्वकालिकता या समसामयिकता और तथ्यों और संकल्पनाओं के बीच जो सामंजस्य बैठाने की जो आवश्यकता होती है, जो जरूरत होती है इतिहास लेखन के लिए, वो इन सब में नहीं है। लेकिन फिर भी इनसे उस समय के जो समकालीन कवि हैं उनके विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो कल हम इतिहास लेखन की शर्तें और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपराओं के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।